रातों रात किसी को घर से बेघर कर देना ये गुनाह है। कौन कहता है कि प्रतिभावान लोगों से गलतियां नहीं हो सकती? जब से मोदी सरकार पधारी है, अच्छे से अच्छे फन्ने खाको बनराकस बनते और बड़े से बड़े बुद्धिजीवियों को विरोध के नाम पर अपना दिमागी दिवालियापन दिखाते हुए देखा है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको ले चलता हूं एक यात्रा पर, उस व्यक्ति के जीवन में जो कभी देश के सबसे चर्चित कलाकारों में से एक थे, परंतु अब एक मजाक, एक नौटंकी से अधिक कुछ नहीं है। एक कथा है नसीरुद्दीन शाह की, जो कभी स्टार एक्टर्स में गिने जाते थे और जिनकी गिनती ऑस्कर के दावेदारों में की जाती थी, परंतु आजकल इनकी औकात स्वरा भास्कर और ऋचा चड्ढा जैसे बकैतों से अधिक नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? परंतु एक समय वेनिस फिल्म फेस्टिवल, नेशनल अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स इत्यादि में धूम मचाने वाले अचानक से फिल्म इंडस्ट्री के रवीश कुमार कैसे बन गए? एक कथा बड़ी विचित्र और रोचक है, जिसके लिए आपको काफी विस्तार से ध्यान देना होगा। 20 जुलाई 1950 को बाराबंकी में पैदा हुए नसीरुद्दीन शाह एक धनाढ्य और महत्वपूर्ण परिवार से संबंध रखते थे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा सेंट एंसेम स्कूल अजमेर और सेंट जोसेफ स्कूल नैनीताल से ग्रहण की। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अपनी बाकी की शिक्षा पूर्ण की। इनके संबंधी लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह ने भारतीय सेना को भी अपनी सेवाएं दी थी। अब वो अलग बात है कि उनके अपने अलग एजेंडे भी थे। नसीरुद्दीन शाह ने प्रारंभ पैरेलल सिनेमा से किया था और वे श्याम बेनेगल एवं गोविंद निहलानी की फिल्मों के सबसे चर्चित चेहरे भी बन गए। निशांत, आक्रोश, स्पर्श, मिर्च मसाला, त्रिकाल, जुनून इत्यादि में उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाया। परंतु जाने भी दो यारों से जो सफलता और प्रसिद्धि का स्वाद उन्होंने चखा, उसके पश्चात उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नसीरुद्दीन ने फिर व्यावसायिक एवं आर्ट दोनों में ही बराबर ध्यान दिया और अनेकों पुरस्कार प्राप्त किए। इन्हें इनकी सेवाओं के लिए पद्म भूषण एवं पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। परंतु इनकी अभिनय का शिखर लोगों ने तब देखा जब 2008 में नीरज पांडे ने अपनी प्रथम फिल्म अ वेडनेसडे में इन्हें एक आम आदमी के रूप में आतंकवाद से लड़ते हुए दिखाया। इनके संवाद को कौन भूल सकता है? भीड़ में से कोई एक शक्ल चुन लीजिए, मैं वो हूं। आई एम जस्ट द स्टूपिड कॉमन मैन wanting to clean his house। लेकिन इस शिखर से व्यक्ति या तो और ऊपर जाता या फिर नीचे गिरता, और नसीर मियां के साथ तो दूसरा ही कांड हुआ। जब 2014 के चुनाव निकट आए तो सभी ने अपने मत दिए कि किसे वोट करना है या किसे नहीं, परंतु नसीरुद्दीन शाह उन लोगों के साथ सम्मिलित हो लिए जिनका मत स्पष्ट था, कैसे भी करके नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि वो गुजरात दंगों का दोषी है, ये जानते हुए भी कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक विशेष SIT ने उन्हें निर्दोष सिद्ध किया था और नानावटी आयोग में भी उनके विरुद्ध एक साक्ष्य भी कोई नहीं पेश कर पाया था। ये भी ठीक है। परंतु यहीं से प्रारंभ हुई नसीरुद्दीन शाह की दुर्गति। सरफरोश में जो गुलफाम हसन ये बने थे, वो वास्तविक जीवन में कब आत्मसात कर ली ये इन्हें स्वयं पता नहीं चला। एक व्यक्ति के विरोध के नाम पर ये धीरे धीरे भारत विरोधी बन गए और अंट संट बकने में विशेषज्ञ बन गए। उदाहरण के लिए इन्होंने फिल्म उद्योग के सितारों को 2021 में ही सिर्फ इसीलिए खरी खोटी सुनाई क्योंकि उन्होंने भारत की अखंडता के विरुद्ध बयानबाजी करने वाले टूल किट गैंग को आड़े हाथों लिया था। कृषि कानून पर विदेशी बयानबाजी का विरोध करने वाले अभिनेताओं के विरुद्ध अनर्गल बातें करते हुए नसीरुद्दीन शाह ने तब कहा था, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े धुरंधर हैं वो खामोश बैठे हैं, इसलिए कि उन्हें लगता है कि वे बहुत कुछ खो सकते हैं। अरे भाई, जब आपने इतना धन कमा लिया कि आपकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती है तो कितना खो दोगे आप? लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह का मानना था कि जब तक देश में किसान आंदोलन विशाल और आक्रामक नहीं हो जाता, तब तक ये सरकार किसी की नहीं सुनेगी। नसीरुद्दीन शाह के अनुसार सब कुछ अगर तबाह हुआ तो आपको अपने दुश्मनों का शोर नहीं सुनाई देगा, आपको अपने दोस्तों की खामोशी ज्यादा चुभेगी। हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसान कड़कड़ाती सर्दी में वहां बैठे हुए हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता,
मुझे उम्मीद है कि यह प्रदर्शन फैलेगा और आम जनता इसमें शामिल होगी। वो होना ही है। मैं ऐसा मानता हूं कि खामोश रहना जुल्म करने वालों की तरफदारी करना है। जिए कि नहीं जिए? नसीरुद्दीन शाह सच बताए तो अब मोहल्ले का वो बुढ़ऊ हो गया है जो चाहता है कि सब उसकी सुने और उसके एक इशारे पर उसका सारा काम करे, पर उसकी हरकतें ऐसी है कि लोग उससे मीलों दूर रहना ही श्रेयस्कर समझते हैं, जिसके लिए वह स्वयं दोषी है।